अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अम्मी बिल्कुल खैरियत से हैं और आज फिर नए दिन का नया शो लेके हाजिर हो गए। आज का दिन हमेशा इस दुआ के, जैसे मैं हमेशा एक दुआ करती हूँ, आज भी वही बात के साथ इफ्तिताह करूँगी शो का कि अल्लाह ताला आपका आज का दिन खुशियों से भर दे और आपका कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से नहीं हुआ है वो आज ऐसे आसानी से हो जाए कि आप हर एक को बता रहे हो कि पता है वो जो मसला था ना मेरा, आज इतनी आसानी से हल हो गया। जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि दिन का आगाज़ आप जिस थॉट के साथ करते हैं आपका पूरा दिन उसी तरह गुजरता है। हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और कभी भी नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आप लोगों ने ब्रूस ली का नाम सुना होगा। वाइल वी वर ग्रोइंग अप तो बड़ा मशहूर था, दुनिया का सबसे फेमस मार्शल आर्टिस्ट कहलाता है। ब्रूस ली की फिल्में भी हमारे बुज़ुर्गों ने देखी और बाद में हमने भी बचपन में देखते थे। आपको पता है कि उसका एक पाँव दूसरे पाँव से तकरीबन 1 इंच छोटा था। हमारे यहाँ अगर ज़रा सा चंद सेंटीमीटर का ऊपर नीचे का फ़र्क होता है तो हमारी पूरी अलाइनमेंट हिल जाती है और ब्रूस ली का ऑलमोस्ट 1 इंच तक पहले पाँव और दूसरे पाँव में फ़र्क था। इसके अलावा ब्रूस ली की आँखें इतनी ज़्यादा वीक थीं, कहीं लिखा आता है कि वो -9 थी, कहीं लिखा आता है -8 थी, मतलब उसको बिल्कुल नज़र नहीं आता था। बल्कि मैंने एक जगह ये भी पढ़ा कि जब लेंसेज ईजाद हुए तो ब्रूस ली का पहला शख्स था जिसने हॉलीवुड में लेंसेज लगाए थे। तो इतनी कमज़ोर नज़र और इतना डिसबैलेंस्ड पॉस्चर, उसके बावजूद वो दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्शल आर्टिस्ट था। ये हुआ कैसे? कहते हैं कि वो एक पंच को 10,000 बार प्रैक्टिस करता था और वो कहा करता था कि मुझे उस शख्स से डर नहीं लगता जिसको बहुत सारी मूव्स और किक्स आती हैं, मुझे उस शख्स से डर लगता है जिसको एक ही मूव आती हो और उसको दिन में 10,000 बार प्रैक्टिस करता हो। तो जब ऐसे लोग जिनको हम देख रहे होते हैं कि यार ये क्या बाकमाल लोग हैं, ये कितना ज़बरदस्त काम करते हैं और हमें पता ही नहीं होता इनके पीछे की क्या स्ट्रगल है। और इनकी स्ट्रगल में एक चीज़ हमेशा आया होती है, वो होती है परसिस्टेंस। वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते और अपनी छोटी मोटी परेशानियों को, डिसेबिलिटीज़ को या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम उनके साथ होता है वो उसको अपनी ज़िंदगी के बीच में नहीं आने देते। आप के और कामयाबी के बीच में सिर्फ एक शख्स मौजूद है, वो है आप ख़ुद या आपकी सोच। क्योंकि हमें लगता है कि ये काम मैं कर नहीं सकता, हालांकि जिस तरह अल्लाह ताला ने, उसी अल्लाह ने जिसने ब्रूस ली को बनाया था, जिस अल्लाह ताला ने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को बनाया, जिस अल्लाह ताला ने बाकी तमाम स्टीव जॉब्स को, बिल गेट्स को या जितने भी बड़े बड़े सूरमा या अमीर तरीन लोग गुजरे, जिस अल्लाह ने उनको तख्लीक किया, उसी अल्लाह ने आपको भी बनाया। फ़र्क यह है कि दे बिलीव्ड इन देमसेल्व्स और हमें ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता। हमारे पास हर काम ना करने का एक नहीं सैकड़ों बहाने होते हैं। तो आज आप अपने आप से पूछिएगा कि जिस काम को आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, उसमें क्या वजह है? क्या ये मेरे पेरेंट्स का कसूर है कि मैं काम नहीं कर सकता, या मेरे मियाँ ने या मेरे बीवी ने इजाज़त नहीं दी हुई, या फिर ये मैं खुद हूँ जिसके पास सारे बहाने वो काम ना करने के? तो मैं आपको इस थॉट पे एक ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं और वो इसी किस्म की गेस्ट हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बीच में अपनी सोच को नहीं आने दिया। उन्होंने डिस्पाइट ऑल हर डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस, उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं किसी से कम नहीं हूँ और मुझे कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तो और वो ब्रूस ली से कम नहीं। अभी हम जानेंगे कि वो ब्रूस ली किस तरह से हैं। तो हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी किस शख्सियत से, आप जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने भी जिक्र किया था कि मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जो कि ब्रूस ली से कम नहीं है। क्यों नहीं है, क्या वजह है कि मैं उनको ये कह रही हूँ कि उन्होंने अपने चैलेंजेस को अपनी ज़िंदगी में आड़े नहीं आने दिया। हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, अभी मैं आपको मिलवाती हूँ अपने मेहमान से और जानते हैं कि उनकी क्या कहानी है। मेरे साथ मौजूद हैं सैयदा उज़्मा शाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। उज़्मा आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं, चाय अभी तक गर्म है? बहुत गर्म है। अच्छा, मुझे ये बताओ उज़्मा कि पहले अपने बारे में बताओ कि व्हाट डू यू डू, क्या करती हैं आप? मैं HR प्रोफेशनल हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन में कराची में काम करती हूँ। और शुरू से HR में ही हैं? मेरी डिग्री जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है। Really? या और प्रोफेशनल, क्योंकि मैं एक्सीडेंट हो गया था तो उसके बाद फिर वो देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा एंड ट्विस्ट, सो स्टार्ट से ही मैं HR में हूँ। वैसे बनने का क्या इरादा था? साइकोलॉजिस्ट बनना था। वो तो वैसे ही हो गई। अब तो वैसे ही हो गई। राइट। अच्छा उज़्मा, मुझे बताओ कि इसके अलावा क्या मसरूफियात हैं? कुछ और हॉबीज़ कुछ करती हो या नज़र हो चुकी है ऑफिस के? ऑफिस की नज़र तो हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। तो सोशल वर्क थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। मेरी अपनी एक टास्क फोर्स है इनेबल पाकिस्तान के नाम से। अच्छा, माशाल्लाह। उसमें क्या करते हो तुम लोग? और इसमें हम लोग जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं।
पहले हमने स्टार्ट किया था पाकिस्तान को? हमने पहले स्टार्ट किया था अवेयरनेस से। इसकी भी एक स्टोरी है कि हमने कैसे उसको बनाया था। किस चीज़ की अवेयरनेस? डिसेबिलिटी अवेयरनेस से। ओके, मैं भी उस पर पूछती हूँ। अच्छा, तो ये एनेबल पाकिस्तान और नौकरी और घर ज़बरदस्त। अच्छा, उसमें अभी हम बात कर रहे थे ना ब्रूस ली की, कि उसकी एक टांग ऑलमोस्ट 1 इंच कम थी, और मार्शल आर्ट्स में तो सारा खेल ही बैलेंस का होता है। येट ब्रूस ली जो है वो दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्शल आर्टिस्ट कहलाता था। अभी मैंने आपको ये बताया कि आँख उसकी इतनी कमज़ोर थी कि ही कुडंट सी। तो और हमें नहीं पता थी ये बातें, हमें ऐसा लगता है कि ब्रूस ली वॉज द फिटेस्ट मैन। तो अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ ना, छोटी छोटी परेशानियाँ होती हैं और उनको लेके हम बैठ जाते हैं और फिर हम अपनी ज़िंदगी का कोई काम नहीं करते, क्योंकि मेरे साथ जो है वो इतना सा मसला है। तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा मसला हुआ था और आज मैं तुम्हें देखती हूँ तो यू आर डूइंग एवरीथिंग माशाल्लाह से। वो मसला हुआ क्या था, उसकी कहानी सुनाओ। सो बेसिकली रोड एक्सीडेंट था। कितने साल पहले की बात है? आप एज का अंदाजा लगा लेंगे। वो नहीं मैं बताऊंगी। नहीं बचपन में हुआ था। बचपन में हुआ था, सालों पहले रोड एक्सीडेंट, बहुत सालों पहले रोड एक्सीडेंट हुआ था और यहीं पे हुआ था बलूच कॉलोनी के ब्रिज पे जो है वहाँ पे। और इसकी वजह से तुम गाड़ी चलानी थी? नहीं, हम फ्रेंड्स थे और हम सबको उस वक्त जो है पाकिस्तान के बहुत इंटेलिजेंट लोग बनने का शौक था। तो हम एक जगह पे अपना सेशन करने जा रहे थे। मोटिवेशनल? नहीं, नॉट मोटिवेशनल। बेसिकली वी वर गोइंग टू अनीस हुसैन। वो ट्रेनिंग कहते हैं कि हमने आगे क्या करना है, कंप्लीट करेंगे स्टडीज, तो हमारा क्या है जो फ्यूचर प्लान्स उस स्टेज में करते हैं। सब लोग वहाँ पे जा रहे थे, सारे फ्रेंड्स भर के गाड़ी में जा रहे हैं। हमारी गाड़ी तो गाड़ी थी स्पीड से ज़्यादा और वो ट्विस्ट हो गई। अब तो खैर बलूच का जो ब्रिज है वो बहुत अच्छा हो गया, स्टेबल हो गया, वरना उस वक्त तो बहुत ज़्यादा एक कर्व आता था, उस पर बहुत एक्सीडेंट होते थे। तो वहाँ से गाड़ी नीचे गिर गई, वहाँ पुल से नीचे गिर गई। वहाँ से दूसरी साइड से भी एक कार आ रही थी, उसने दोबारा हिट किया मेरी साइड से, जिसकी वजह से फिर मेरी बैकबोन के ऊपर। मुझे बताओ कि जब गाड़ी नीचे गिरी और वो तो कितने लोग थे गाड़ी में उस वक्त? हम लोग 4। और कितने लोगों को हिट किया? कितने लोगों की जो मेजर इंजरी थी वो शायद मेरे लिए थी, तो मेजर इंजरी मुझे हुई थी, बाकी सबको इंजरीज हुई थी लेकिन इतनी नहीं, किसी की इतनी खतरनाक नहीं थी। मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। शायद पीछे बैठी थी? आगे फ्रंट सीट पे थी। आगे बैठी हुई थी और तुम्हारी तरफ से हिट हुआ? मेरी तरफ से दोबारा से हिट हुआ। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? उस वक्त होश में थी? थोड़ी देर के लिए मैं अनकॉन्शियस हुई थी, बिल्कुल हुई थी। उसके बाद जब मुझे गाड़ी में ही होश आ गया था, जब उल्टी पड़ी, बिल्कुल उल्टी पड़ी हुई थी, गाड़ी उल्टी हो गई थी, रोटेट होके गई। और उसके बाद जाके जब हिट किया तो उसकी वजह से वो सीधी हो गई दोबारा से। चलो उनको थैंक यू बोल दिया उनका। और उस वक्त जब मुझे होश आया तो मैं बिल्कुल सीट के नीचे थी, वो बोथ ऑफ माय लेग्स वर फोल्डेड। कैसे? और क्योंकि वो हिट ऐसा हुआ था, सीट बेल्ट नहीं थी और टांगों में बिल्कुल उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और अब टांगे खत्म? अंदाजा था, इतना अंदाजा नहीं था लेकिन एक अंदाजा हुआ था कि मेरी टांगे मूव नहीं कर रही हैं। मेरी टांगे मूव नहीं कर रही हैं। एंड यू वर कॉन्शियस? आई वाज कॉन्शियस एट दैट टाइम। फिर लोग जमा हुए? लोग बहुत जमा हुए, जो मुझे हल्का हल्का याद पड़ता है लोग बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कोई मुझे गाड़ी से बाहर नहीं निकाल रहा था। क्योंकि एक तो ये था कि गाड़ी में कैसे बाहर निकाले, हैंडलिंग टेकिंग का भी बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर Were you crying or you were just in shock? I was like calling कि just call my parents and call them. मुझे मेरे पेरेंट्स को बस बुला दो। फोन वोन था हाथ में? मोबाइल था लेकिन वो पता नहीं वो उस वक्त कहाँ गया। मिला मोबाइल? वो नहीं, मोबाइल वापस नहीं मिला। मोबाइल भी नहीं मिला? नहीं। फिर वहाँ पे कुछ मासी जा रही थी, कोई 7-8 थी, उन्होंने निकाला मुझे, उन खवातीन ने मुझे बाहर निकाला। और उन खवातीन ने गाड़ी रोकी और इसके अंदर मुझे डाल के जिना पे भेजा था। और बाकी तुम्हारे सारे फ्रेंड्स? फिर वो 2 मेरे साथ आए थे और 2 बाद में किसी और गाड़ी से पहुंचे। फिर आप जिना पहुंचे? What happened in जिना? अच्छा, अभी तक आपके पेरेंट्स को किसी को कुछ नहीं पता? नहीं, अभी तक नहीं पता था। फिर जब जिना पहुंचे तो वहाँ पे अच्छा मेरा ये था कि मैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों हो रही होती। पेन था बैक पे। मतलब कैसा पेन था? आप? It was a terrible pain. My God! And were you screaming in pain? No, you don't but I just wanted my parents to be here. Just let my parents know that I met with an accident. ये हो गया है, तो बस अब आप उनको जो है बुला दो। फिर उनको कॉल की गई उतनी देर में मुझे याद है जो सबसे फनी सीन था जब मैं जिना पहुंची तो पुलिस वाले आगे, क्योंकि एक्सीडेंट केस था, तो उन्होंने आके मुझे पूछा कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे हुआ। वैसे मुझे दर्द से इतना बुरा हाल था, मैं कैसे मैं मर जाऊंगी तब तुम लोग ये क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई 12 बजे हुआ था। मैं बातें कर रही थी उसमें, वो मुझसे बार बार पूछे थे क्वेश्चन। फिर मैं अनकॉन्शियस हो गई। फिर मेरे पेरेंट्स जब तक पहुँचे तो डॉक्टर्स वहाँ पे जो थे जिना वालों ने, तो उन्होंने कहा कि वी डोंट थिंक कि शी विल सर्वाइव,
लेकिन फिर मेरे फादर और उनके फ्रेंड ने ये डिसाइड किया कि जिन्ना से निकाल के लियाकत नेशनल जहाँ सर्वाइव कर सकते जहाँ से वहाँ लेके जाओगे जा रहे हैं, तो जहाँ जिंदा बच जाए शायद। उन्होंने तो जवाब दे दिया। नहीं तो उधर लियाकत वाले ने भी जवाब दे दिया था, इमरजेंसी में जब लेके गए थे तो उन्होंने भी जवाब दे दिया और था। इस पूरे अरसे में अभी तक कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ था? बिल्कुल ट्रीटमेंट शुरू था, 12 बजे का एक्सीडेंट हुआ था और ये सब चीज़ें चल रही थी और ट्रीटमेंट मेरा रात 9 बजे शुरू हुआ। Oh my God! And you were bleeding from anywhere? Or It was internal bleeding. सही. And you were still in pain? No injection? No, nothing? nothing at all. फिर उसके बाद now you were taken to लियाकत then? लियाकत पहुँचे तो वहाँ पे जो इमरजेंसी में डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि भाई, उस वक्त मेरी अम्मी भी आ गई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये तो शी विल नॉट सर्वाइव, बहुत मुश्किल काम है। तो मेरी अम्मी ने उनको कहा कि तुम, शी इज़ माशाल्लाह से वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग लेडी, उनका तुम खुदा नहीं हो, तुम कैसे कह सकते हो कि यार ये नहीं बचेगी। सही बात है। ठीक है, तुम अपने किसी सीनियर डॉक्टर को बुलाओ, या मैं करती हूँ, या मैं कर देती हूँ इलाज। और फिर यही हुआ कि वहाँ से फिर सीनियर डॉक्टर सलमान शरीफ, जिन्होंने मेरा ऑपरेट किया। अच्छा, फिर तुमको सीधा सर्जरी में ले गए? सीधा सर्जरी में, लेकिन वो स्टार्ट हुई 8 बजे क्योंकि संडे का दिन था और डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी जो आपको पता है घर में थे वो सब होते हैं। हाँ। तो फिर उनको वहाँ पे स्पेशल कॉल की गई थी, फिर ही केम एंड माय ऑपरेशन लास्टेड फॉर अराउंड 9 आवर्स। बहुत मेजर ऑपरेशन था। तो ये रात को शुरू हुआ और सुबह तक चला था। एंड व्हाट वर दे ऑपरेटिंग ऑन? क्या चीज़ टूट फूट हुई थी? टूट फूट हुई थी बैकबोन। उसका जो बैकबोन ऐसी है, खुदा ने ऐसे इसको बनाया हुआ है कि अगर ये एक दफ़ा टूट फूट का शिकार हो जाए तो इसकी जो वायर्स हैं वो बहुत कम सेंटीमीटर्स जो है ना इंच ग्रो करती हैं और लक होती है कि वो कभी भी ग्रो कर जाएं। और आपकी जैसे हमारी बिजली की तारें टूट गई हैं, लेमैन टर्म में मैं आपको समझा दूँ, तो वो जैसे हम तो जोड़ देते हैं ना उसको टेप के साथ, तो हम यहाँ बैकबोन के साथ ऐसे विन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए। अच्छा जी, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर जानेंगे उज़मा से उनकी कहानी कि जब उनका होश में आया तो उनका क्या हाल था। आपने कहीं नहीं जाना, मैं भी आपको लेके जाऊंगी शेफ साइमा के किचन में, देखेंगे साइमा क्या बना रही हैं। ये सब होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम आपको लेके चलते हैं शेफ साइमा के किचन में और वो कुछ बड़ा मज़ेदार सा बना रही हैं एज ऑलवेज। क्या बना रही हैं अभी उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। साइमा क्या बन रहा है आज? हाँ जी, आज जो है हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन जिंजर की रेसिपी। और ये जो चिकन जिंजर है ये चाइनीज़ डिश बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा। हम इंग्रेडिएंट्स के जानिब चलते हैं। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे जलफरेजी चाइनीज़ डिश नहीं है, मगर हमें बचपन में लगता था कि चाइनीज़ डिश है। बिल्कुल बंगाली डिश है ना जलफरेजी? जी सॉरी, बांग्लादेश से है ना जलफरेजी? जलफरेजी तो बांग्लादेश और श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। ये जो चिकन जिंजर है ये भी खत्ते के इसी तरफ से है? ये हमने पाकिस्तानियों ने ईजाद किया हुआ है, लेकिन अब मेरा ख्याल है जो हमारा इंडो पाक है उधर भी इंडिया की साइड में भी ये काफ़ी खाया जाता है, क्योंकि एक तो आसान डिश है, असेंबलिंग बहुत आसानी से हो जाती है, इसकी कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है, तो और थोड़ा सा चटपटा भी बनता है। तो आज हम इसको सीखेंगे अपने किचन में। हम तो अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैंने जो है ये बनाने के लिए, चिकन जिंजर बनाने के लिए जूलियन कट करवा लिया है। आप जूलियन कट ही कराएं तो बहुत अच्छा डिश का लुक आएगा। तो ये ½ kg चिकन मैंने यहाँ पे बोनलेस ले ली है। अगर कोई इसको विद बोन बनाना चाह रहा है तो आप विद बोन भी बना सकते हैं, मगर उसके लिए आप थोड़ी छोटे पीसेस लीजिएगा, कढ़ाई कट ले लें, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर मैंने लिया है 3 टमाटरों को पीस लिया था, तो टमाटो प्योरे बना लीजिए घर पे। अगर कोई पीस के नहीं बनाना चाह रहा तो आप सिंपल जब हम जिस स्टेज पे टमाटो डालेंगे उस स्टेज पे आप काट के डाल दें टमाटो। फिर यहाँ पर तकरीबन 2 मीडियम साइज़ प्याज मैंने ली थी, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, यानी प्याज की भी प्योरी बना ली है। 1/4 कप से लेके ½ कप तकरीबन ऑयल जाएगा इसमें। फिर 1 टेबलस्पून के बराबर ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर हम दही डालेंगे इसमें। और जो ड्राई मसाले हैं उनकी तरफ चलते हैं। चूँकि ये चिकन जिंजर है तो इसमें
जिंजर जो है वो हम 2 स्टेजेस पे शामिल करेंगे और वो होगा लंबाई में कटा हुआ, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। सही। तो यहाँ मैंने अच्छा खासा 2 इंच के बराबर टुकड़ा था जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। जिंजर आप देख सकते हैं, अदरक यानी, और हरी मिर्चियों का इस्तेमाल करेंगे। अगेन हरी मिर्चियाँ आपके अपने हाथ में, आप कितना चटपटा या लेस उसको रखना चाह रहे हैं, स्पाइसी। अच्छा, बहुत बेसिक पेंट्री इंग्रेडिएंट्स हैं इसके जो हम ड्राई मसाले यूज़ करने जा रहे हैं। नमक हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर लिया है पेपरिका पाउडर। 1 टीस्पून ही हम लाल मिर्च पिसी हुई डालेंगे। 1/2 टीस्पून के बराबर हम काली मिर्च शामिल करेंगे। कसूरी मेथी जाएगी, ये कसूरी मेथी का हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें, ये भी हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। और बिल्कुल एंड में जब डिश हमारी रेडी हो जाएगी तो हम इसमें मक्खन डाल के इसको सर्व करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं जो हूँ वो ऑयल गरम करने रख देती हूँ ताकि हम थोड़ा सा नाज़रीन को सामने दिखा भी सकें। और ये झटपट रेसिपी है ना? ये झटपट रेसिपी है। विदिन अभी आप खुद ही देख लीजिएगा कि विदिन 10 to 15 मिनट्स ये रेडी हो जाती है। तो और इसमें ज़्यादा सहरी के टाइम पे भी बना, सहरी के लिए तो बहुत ही अच्छा आइटम है। और हम अब तक रमज़ान की थोड़ी रेसिपीज़ कर रहे थे, अब मैंने सोचा है मिक्स रेसिपीज़ सिखाएंगे ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको सहरी और अफ्तार दोनों की रेसिपीज़ हम देते रहें। अच्छा माविश, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी यहाँ पे कि ये जो चिकन जिंजर है ये हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में कढ़ाई के बाद जो है सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा डिश ऑर्डर की जाती है वो चिकन जिंजर और चिकन हांडी है। तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम एक चिकन हांडी की भी रेसिपी देंगे अपने नाजरीन को, ताकि क्रीम वाली, वो जो क्रीम वाली भी बनाएंगे, लेकिन मैं पहले बनाऊंगी अचारी हांडी, क्योंकि अचारी हांडी जो है वो ज़रा कम लोगों ने खाई होगी। मैं अभी अपने ऑयल मेरा गरम हो गया था, इसमें मैं जो हूँ पिसा हुआ प्याज शामिल करने जा रही हूँ। पिसा हुआ प्याज डाल के हम इसकी रॉनेस को ख़त्म करेंगे। जब तक इसकी खुशबू ना आ जाए हम प्याज को जो है थोड़ी देर फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करने के बाद ही ये मैंने इसमें पूरा प्याज शामिल कर लिया है। मैं थोड़ा पानी का कंटेंट देख रही थी कि ज़्यादा ना हो। अच्छा, जैसे ही हम प्याज शामिल करेंगे तो प्याज की भुनाई आपने करनी है। और आप लोग सब जानते हैं जैसे कि पाकिस्तानी खाने आर ऑल अबाउट भुनाई भुनाई भुनाई। हमारे पास जो एक्चुअल मीट या सब्ज़ी होती है उसके फ्लेवर को सिर्फ हमारे मसाले इन्हेंस करते हैं। तो जब तक आप इसमें अच्छे से भुनाई नहीं करेंगे इसका फ्लेवर निकल कर नहीं आएगा। थोड़ा सा टाइम भुनाई में लगेगा और फिर बाकी सारा प्रोसेस जो है वो झटपट कुकिंग के साथ साथ चलेगा। अभी ये जो आप प्याज है इसको फ्राई करेंगे, जब ये ब्राउन से कलर की हो जाएगी देन यू विल ऐड चिकन टू इट। जी, मैं बता देती हूँ। ये अभी ज़रा सा 2 से 3 मिनट में ये थोड़ा पकना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इस स्टेज पे खुशबू आने लगेगी तो हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के आपने वैसे ही उसका फ्राई करना है जब तक कि खुशबू ना आ जाए। थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो हम अब इस स्टेज पर चिकन डाल देंगे पहले। और चिकन को भी इन सब चीज़ों को तेज़ आंच पे कुक करना है ताकि चिकन मुर्गी का सीना हमने यहाँ लिया है तो हम नहीं चाहेंगे कि ये ड्राई बने। हाँ। और जैसे ही हम तेज़ आंच पर इसको कुक करेंगे तो चिकन के तमाम जूसेस उसी में लॉक हो जाएंगे। और मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था कि अगर किसी को बहुत डर है, किसी को लगता है कि हमारी चिकन ड्राई हो जाती है, हार्ड हो जाती है फॉर एनी रीज़न, तो आप इस स्टेज पर अभी थोड़ी देर पहले इसमें 1 से 2 चुटकी बेकिंग सोडा लगा के रखें। तो आपकी जो चिकन है जी, ये आपको याद होगा माविश, मैंने पहले भी बताया था। तो जो ड्राइनेस वाला मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। हमेशा याद रखें कि हर मीट पकाने का एक यानी अप्रॉक्स कुकिंग टाइम होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा बना लें, कुक कर लें, ओवर कुक कर लें तो वो ड्राइनेस की तरफ ही चली जाएगी। कच्चा नहीं छोड़ना है मगर एक हद तक ही पकाना है। अच्छा, अब देखें इसमें जो है ये हल्की सी कलर भी इसने चेंज किया है। प्याज का कलर चेंज होने लग गया है। तो अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही हम डालेंगे इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू अभी आने लग जाएगी अभी। अच्छा,
मेथड भी मैं साथ साथ बता देती हूँ। इसकी मैं थोड़ा सा ऑयल और ऐड करूँगी, ऑयल मुझे कम लग रहा है, मैंने हाफ कप से कम ही डाला था, रेसिपी कार्ड में हाफ कप ही है। अच्छा, अभी हमने कोई पानी नहीं शामिल करना है, बस जस्ट इसको चलाते रहना है ताकि ये अच्छे से भुन जाए। जैसे ही अब इसमें से खुशबू आएगी, हम चिकन जो है हमारी बोनलेस उसको शामिल करेंगे। जब अच्छा, इसके ब्राउन होने का वेट नहीं करेंगे? अदरक लहसुन को नहीं, किसी भी चीज़ को ब्राउन नहीं करना है, बस उसकी कच्चापन मरना है। जी ठीक है, खत्म करना है। अब इसमें आप जब चिकन डाल देंगी तो फिर इसको फ्राई करेंगे और देन यू ऐड अदर स्पाइसेस टू इट? जी बिल्कुल। जैसे ही चिकन अपना कलर चेंज करेगी तेज़ी आंच पे, तो जो ड्राई स्पाइसेस हैं सवाए गरम मसाला और खुश्क मेथी, जो ड्राई मेथी है, उसके अलावा मैं सारी चीज़ें डाल दूंगी और उसको भी मैं फ्राई करूंगी। अच्छा, और हल्की आंच पे फिर आप? नहीं, अभी कुछ भी नहीं, हल्की आंच पे हम करेंगे माविश। हम लोग फिर ये करेंगे, जैसे ही थोड़ा मसाला मिक्स हुआ तो टमाटो प्यूरी जो 3 टमाटर की थी वो मैं ऐड कर दूंगी। उसको डालकर भी मैंने थोड़ी देर कुक करना है, मीडियम फ्लेम पे अनकवर किए। ठीक है, तो थोड़ी देर में आपको ऐसा लगेगा कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा हम दही शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। दही को ज़रा सी देर हम कुक करेंगे तेज़ आंच पे, और फिर हम मीडियम आंच पे इसको ढक के 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हमारी डिज़ायर एक ग्रेवी अचीव ना हो जाए। ठीक है, और अच्छा, ऑयल जैसे ही ऊपर आएगा तो फिर हम सब चीज़ें। तो अभी आप कैमरा ऑन कैमरा ही ये मैं चिकन डाल दीजिए। जी बिल्कुल, आपने चिकन को फिर डाल के भूनेंगी और भूनने के बाद आप बिल्कुल तमाम मसाले डालूं, सिवाय कसूरी मेथी एंड गरम मसाला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत अच्छे से भुन चुका है और हल्का हल्का गोल्डन की तरफ आ गया। ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमने अपनी डिश का कलर जो है ना वो ज़रा खिला खिला रखना है। अगर हम इसको डार्क ब्राउन की साइड पे ले जाएंगे तो ये डार्कर साइड पे डिश का कलर आएगा। तेज़ आंच मैंने कर दी है यहाँ पे, और अब हम इसको, ये थोड़ा सा बस वाइट होगा, इसका कलर चेंज होगा, बस ये अभी आप चेंज। इसमें फिर वो मसाले ऐड कर जी जी बिल्कुल। मैं मसाले डालती हूँ माविश, फिर आप ब्रेक लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप डालें। इसको इसमें आपने वो नहीं लिया लेग पीस का बोनलेस? इसमें नहीं, इसमें मैंने जी मुर्गी का ही सीना लिया है, और मैंने उसको क्योंकि लेग पीस जो है ना वो जूलियन कट में कट नहीं सकते, तो मैंने जैसे रेस्टोरेंट में हम सर्व करते हैं लोगों को उसी स्टाइल में दिखाना, तो मैंने ये कट लिया है। लेकिन आपके घर में कोई भी कट मौजूद है, लेग पीस का मौजूद है, आप उससे बनाएं, बहुत जूसी बनेगी। और अगर हमारे पास जैसे बोटी कट या कढ़ाई कट वाला नहीं होता है तो आप बिल्कुल विद बोटी बना सकते हैं, विद बोन आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा माविश, मैं इस स्टेज पे अभी जो मुर्गी हमारी पक रही है, यहाँ पे मैं आधा अदरक जो है वो शामिल करने जा रही हूँ। क्यों आधा अदरक मैं अभी इसलिए शामिल करूँगी क्योंकि, और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि पकने में ही इसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा। अदरक जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त चिकन जिंजर के साथ पकने में अपने फ्लेवर सब रिलीज़ करेगा। अच्छा, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इस वक्त, ये हम बिल्कुल देख सकते हैं। और अच्छा, विद बोन ये फ़ायदा होता है कि बोन का जो फिर सूप निकलता है तो उससे भी एक अच्छा समझ आता है। के साथ तो ये बहुत अच्छी बनेगी। हाँ। और जूसी बनेगी। और अगर आप थाई लेग वाला हिस्सा ले लें कढ़ाई कट से ज़रा ज़्यादा निकाल के, तो उससे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मगर यूजली ये जो बोनलेस के साथ बनी होती है, बिल्कुल जी बोनलेस हो रही होती है, तो हमने ऐसे सिखा दिया। बट आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उससे बनाएं। इवन आप इसको एज अ बीफ जिंजर भी बना सकते हैं, अगर आपके पास बीफ चिली स्टाइल में अंडर कट हो, अंडर कट नहीं भी हो तो मैं तो सिंपल इसको अच्छे से गला के सोडा लगा के गलाती हूँ, ताकि बीफ सोडा लगा के बीफ गलाते हैं। जी, बीफ पर सोडा मैंने थोड़ा सा लगा लिया और उसको फिर मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया बीफ को। तो उससे ये होगा कि जो सोडा है वो बीफ को नरम रखेगा ड्यूरिंग हमारे बॉइलिंग के प्रोसेस में। फिर आपने उसको बॉईल करना है और फिर सारा मेथड इसी तरीके से फॉलो करना है। अच्छा देखिए माविश, ये बहुत ज़बरदस्त सा इस वक्त भुन गया है, हमारी चिकन ने कलर चेंज कर लिया है। तो अब क्या डाल रहे हैं? ड्राई मसाले शामिल करने जा रहे हैं। ठीक है, एंड टमेटो प्यूरी। जी,
ये सारे आप मैंने ये सब ऐड कर लें, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। आप जी, पहले जी, ऐड कर बिल्कुल। लीजिए ऑन स्क्रीन, देन आई विल टेक अ ब्रेक। अच्छा, ये सब मैंने ऑलरेडी स्पून से नाप के रखे हुए थे, तो मैं इसमें शामिल करूँगी। जल्दी से मैं इसको फ्राई करूँगी और टमाटो प्यूरी डालूँगी, फिर आप ब्रेक पे चले ठीक है, जाइएगा। ठीक है। अच्छा, ये किसके साथ, पराठे, नान, किसी भी चीज़ के साथ सर्व हो सकता है ना? जी बिल्कुल, इसको हम आप सर्विंग की बात करें ना, इसको हम बेस्ट तो ये रोटी, नान, पराठे के साथ जाता है, लेकिन आप इसको राइस के साथ भी हम सर्व बघारे कर सकते चावल के साथ भी, हैं। जी बिल्कुल। है ना? अच्छा देखिए माविश, इसमें ना अब ऑयल आना शुरू हो गया। ये हमारी चिकन में, अगर कैमरा दिखा सकता है, ये ऐसे जब ऑयल बबल आने शुरू हो जाएं, इस स्टेज पे हमने अपनी टमाटर की जो प्योरी बनाई हुई थी वो शामिल करनी है, और इसका मतलब है हमारा चिकन बहुत अच्छे से पक भी चुका है ऑलमोस्ट। तो अब हमने सिर्फ अपने पानी, जो टमाटरों का पानी होगा और दही का पानी होगा, इसको रिड्यूस करेंगे और एक ग्रेवी वाली फॉर्म में लेंगे। इसी स्टेज पे सब कुछ डन है। अब आप ब्रेक पे जाना। जी बिल्कुल। ऑलराइट। अच्छा भाई, हम ले रहे हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं वापस आपको उस्मा के साथ मिलूंगी और हम जानेंगे उस्मा से कि जब उन्हें होश आया अस्पताल में तो फिर उनकी ज़िंदगी किस तरह बदल गई थी, क्योंकि एक छोटा सा हादसा, उनको आइडिया तो हो चुका था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हो गई है, हम उन्हीं से जानेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थोड़ी देर पहले मैं जब उस्मा से बात कर रही थी तो उनकी कहानी में जो है वो एक जो ट्विस्ट आया था कि उनकी गाड़ी पुल से नीचे गिर गई थी और उसके बाद ज़िंदगी उनकी बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो गई। जो पहले थी, मैं भी यही सोच रही थी कि जब सुबह सुबह सारी फ्रेंड्स निकले होंगे तैयार श्यार होके और गोइंग समवेयर और सोच रहे होंगे हम क्या करेंगे वहाँ जाके, और किस्मत ने कुछ और प्लान किया हुआ था। तो अभी उस्मा से जानते हैं कि जिस वक्त वो अस्पताल में थी और उनका इतने घंटों पे मुहित एक ऑपरेशन हुआ, एंड व्हेन शी वोक अप, एनेस्थीसिया का असर जब ख़त्म हुआ और जागी, तो व्हाट वाज द लाइफ लाइक, या उन्होंने क्या महसूस किया आफ्टर वेकिंग अप इन द हॉस्पिटल। तो उस्मा, अभी जो मैं बात कर रही थी ना कि तुम सब सुबह तैयार हुए होगे, लुकिंग फॉरवर्ड टू गो समवेयर, और ज़िंदगी कैसे एक चुटकी में बिल्कुल बदल जाती है। क्योंकि मैं अभी खैर उसकी डिटेल में तो नहीं जा रही, लेकिन काफ़ी साल पहले मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसकी 3 साल की रिकवरी थी, और मैं यही सोचती हूँ कि एक लम्हा पहले आप तैयार श्यार होते हैं, हंस रहे खेल रहे होते हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपकी ज़िंदगी 360 डिग्रीज टर्न लेती है। तो मुझे बताओ कि आपने बताया कि रात को 8-9 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और सुबह 4 बजे तक चला था। व्हेन यू वोक अप, हाउ वाज इट? माविश, आपकी इस बात से मैं एक बात ऐड करूँगी कि ज़िंदगी हमेशा आपको सरप्राइजेस देती है, और पहले जो मेरी एक सोच थी कि हम हर चीज़ प्लान करके चलेंगे और प्लानिंग के साथ होगी, सो वो इस हादसे के बाद से वो जो चीज़ है ना वो मेरी लाइफ से निकल गई है। तो अब मैं कोई भी चीज़ प्लान नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह तवक्कल चल रही हूँ, अल्लाह तवक्कल चल रही हूँ कि जो सामने चैलेंज आएगा, जो चीज़ आएगी देखा जाएगा, उस वक्त देखा जाएगा। फिर वो देखो, जो एक मीम है कि देखा भी नहीं जाता सामने आता है तो। लेकिन जैसे मेरी एक थ्योरी है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम अपने से 2 गाड़ियां तक आगे देखते हैं, हम उसके आगे हमें नहीं पता होता क्या होता है। तो मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी में बस मैं 2 गाड़ियों से आगे देख रही हूँ। आई जस्ट, मतलब जो मेरे नज़र आ रहा है बस वहाँ तक की मैं प्लानिंग कर रही हूँ, कल क्या होता है मुझे क्या पता। तो इट्स बेटर कि हम आज को एंजॉय अंदाज में जिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उससे ये एक बड़ा पॉजिटिव चेंज हुआ कि मैंने खुल के जीना शुरू कर दिया। जो अभी का मोमेंट है ना, इसको एंजॉय बस इसको एंजॉय करो, बात कल की देखी जाएगी। हाँ, या दूसरे देख लेंगे हमारे साथ कुछ हो गया तो या दूसरे देख लेंगे। अच्छा, व्हेन यू वोक अप, हाउ डिड यू फील? तो जब मैं उठी तो एक्चुअली आपको जैसे मैंने बताया कि बहुत लंबा ऑपरेशन था, सुबह तक वो चला। उसके बाद मुझे जो होश आया वो 48 आवर्स के बाद आईसीयू में आया था। उन्होंने एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा देते, आई एम श्योर कोई ड्रग्स भी देते होंगे बिकॉज ऑफ द मेजर एक्सीडेंट था। तो जब मेरी सबसे पहले तो डॉक्टर सलमान शरीफ ने ही आके मुझे कहा कि मतलब उन्होंने बहुत 2 दिन हो गए तो मैंने आंख खोल के देखा तो मुझे लगा सब सफ़ेद कपड़ों में थे, पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। चलो जन्नत में आ गई। नहीं, शक्ल ऐसी नहीं थी कल लो ये कहीं और ही
जगह है जहाँ मैं पहुंची हूँ, और जन्नत के बीच की कोई जगह, बरज़ख का रास्ता तो नहीं है। तो मैंने पूछा उनसे कि मैं सबसे पहले पूछा मैं कहाँ पे हूँ ना, तो उन्होंने कहा कि आप कई हाल में बरज़ख है। मैंने शुक्र है ये नहीं कह दिया, उन्होंने कहा नहीं आप बहुत अच्छी जगह पे है। अब मशीन्स देख के आईसीयू में आपको पता है, और मेजर ऑपरेशन के बाद तो बहुत ज़्यादा डिसोरिएंटेड होता है ना। हाँ। तो बड़ी मशीन्स लगी हुई थी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हाथ पे भी, मुंह पे भी, पहले तो वही समझने में टाइम लग जाता है। और इसके बाद फिर मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि मेरी अम्मी किधर है, सो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट माय मॉम। उन्होंने कहा कि आते हैं, उसके बाद फिर एक और इंजेक्शन लगा, और फिर उन्होंने मुझे फिर मुझे तंग कर रही है तो उसको नर्स एक इंजेक्शन लगा दो। तो फिर हम लोगों ने फिर से दोबारा, फिर जब मुझे HTU में मूव किया आफ्टर 72 आवर्स के बाद, जब मैं HTU में मूव हुआ तो फर्स्ट टाइम था मेरे उस वक्त जो कॉलेज थे वहाँ के प्रिंसिपल्स और सब बच्चे वगैरह आना शुरू हो गए थे मेरे एक्सीडेंट के फ़ौरन बाद ना, और माशा से वो जब मुझे होश भी नहीं था तब भी वो बाहर आके बैठे रहते थे सारे, सो दे वर सो लविंग माशाल्लाह। अभी भी उनमें से कुछ लोगों के साथ मैं बहुत इन टच हूँ। सो जब वो अंदर आए हैं मुझे HTU में देखने के लिए, तो होता नहीं जैसे आप उठते हैं क्लास में, आपको आदत हो चुकी होती है टीचर्स के साथ के उठ के बैठने की, तो जब आप उठते हैं तो उस वक्त मुझे कुछ फील हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे नहीं बताया था, HTU में शिफ्ट हुई थी तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरे नीचे टांगे नहीं है। फिर उन्होंने मुझे, मेरे प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि नहीं प्लीज आप जो है ना आप बिल्कुल सीधी लेटे हुए थे, बिकॉज इट्स अ बैकबोन इशू, सो आई कैन नॉट, मैं उठ के बैठ भी नहीं पा रही थी उस वक्त। अभी क्या हालात है, अभी उठ के बैठ जाती हो? अब तो मैं सब कुछ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा कर लेते हैं। अच्छा, फिर ये कितने साल की रिकवरी थी? रिकवरी से मुराद जो आज हम उज़्मा को देखते हैं, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? 3 इयर्स तो मुझे करवट चेंज करने में, बैठने में, होने में लगे। आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट, एंड क्रेडिट गोज टू माई फैमिली। माई मामू, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, ही वॉज अ वेरी सुपर सपोर्ट टू मी। जब मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरी बर्थडे आई तो वो इतने बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट हुई, ऐसी सेलिब्रेट हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती, एंड ही वाज द वन हु टुक द इनिशिएटिव। अ न्यू लाइफ नाउ उज़्मा, तो इट वाज द फर्स्ट बर्थडे, वहीं से उम्र तो अब वो काउंट करो, बस मैं 16-17 इयर्स की लड़की हो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे अच्छा, एक तो मामू आप कह रही हैं, मामू बहुत पे, मेरी इमीडिएट फैमिली, तो आपको पता है फैमिली आपको कभी भी नहीं छोड़ती, फैमिली के सपोर्ट के बगैर तो आप कुछ भी नहीं है। फिर आपके कुछ दोस्त, वो फिर खुदा की तरफ से होता है कि फिर रास्ते बनते हैं आपके। मेरे बहुत अच्छे, अभी तक जो मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फ़ाहद और बाबर, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी क्योंकि उनको मैंने कहा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना तो मैं उनके साथ ऐसी मजाक करती थी कि मुझसे बना के रखो, जब मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा ना मैं तो बताऊंगी। हाँ, तुम लोग का नाम मैं टीवी पे लूँगी। सो उसके बाद अल्लाह, मैंने फिर जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जॉब स्टार्ट की तो कुछ बहुत पॉजिटिव लोग थे जिनकी वजह से आज मैं, उनके नाम भी मैं ज़रूर लेती हूँ हमेशा, जो बेसिकली जिन्होंने मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। सलमान गहीर और मोना फैसल थे। उसके अलावा मुझे बहुत अच्छे कलीग्स मिले, कासिम हैं, जोहा है मेरी अभी की क्रेडिट मैनेजर हैं, अर्शिया हैं, मशूद है, मैं किसी का नाम भूल निकल जाए स्लिप से तो हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छे सपोर्टिव टू यू। हिबा, फातिमा, बहुत मतलब बहुत दे वर वेरी सपोर्टिव टू मी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो पूरी रिकवरी थी, जैसे 3 साल तक तो आपने कहा यू वर कम्प्लीटली बेड रिडन, तो जो आप पढ़ रही थी या वट एवर डिग्री यू वर डूइंग, तो आपने फिर एक्सीडेंट के बाद उसको बिल्कुल साथ कंटिन्यू किया। मैं इस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करी थी तो फिर मुझे कंटिन्यू किया। उसमें मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत सपोर्ट, कॉलेज ने बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने, और मुझे बस अच्छी बात ये थी यू डिड नॉट गिव अप कंप्लीटली। आपने डिग्री भी की, फिर नौकरी भी कर रही है माशाल्लाह, और शादी भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन को कोई क्रेडिट नहीं देंगी? नहीं शादी की नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी इसकी वाली स्टोरी। लेकिन बहुत चैलेंजेस के साथ अभी जो उज़्मा आपके सामने है, ये कोई 1 साल या 2 साल की जर्नी नहीं है, ये बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत चैलेंजेस हैं इसके अंदर, बहुत लोगों की बातें हैं इसके अंदर, नेगेटिव बातें भी बहुत मिली। अभी तो हमने पॉजिटिव, और मैं हमेशा पॉजिटिव का जिक्र करती हूँ, मैं नेगेटिव का जिक्र नहीं करती। अच्छा, जो आप कह रही हैं बहुत लोगों की बातें हैं, आपने एक दफ़ा मुझे बताया था कि लोग आंखों से बहुत कुछ कह देते हैं, और आपके केस में तो आपके चेहरे पर इस्तफ़ार करते, वो मुझे बताओ, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल फेस दिस, जिनके साथ ज़रा भी कोई मसला होता है। कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो सब लोगों ने ये बातें करनी शुरू कर दी थी कि पता नहीं इसका क्या गुनाह है, इसके पेरेंट्स का गुनाह है जो आज औलाद के सामने आ रहे हैं।
और मैं जब कहीं ट्रैवल करती थी तो क्योंकि मैं खुद से शिफ्ट नहीं हो सकती थी, आज जो आपके सामने कुछ माँ बैठी हुई है वो वैसी नहीं थी, उसको उठा के शिफ्ट करता था, तो गोद मैंने में उठा के करता था। मेरा भाई माशाल्लाह ने मुझे बहुत इस चीज़ में सपोर्ट किया। और जब मैंने पूरी कौम को, आधी से ज़्यादा कौम को अस्तगफिरुल्लाह करवा दिया, क्योंकि जब वो मुझे उठा के शिफ्ट करता था तो जो लोग होते थे बेचारी यंग है, बड़ी जवानी में ऐसी हो गई, इसकी जवानी कैसे गुजरेगी, तो इस तरह की जो हमारी टिपिकल बातें होती हैं, तो वो बातें मैंने बहुत चेहरे पे इस्तगफार करे होते थे, मेरे मुंह पे इस्तगफार, दे डोंट केयर ना, दे डोंट केयर, क्योंकि इस्तगफार तो उनको लग गया था कि वो बहुत क्लोज है। हाँ, कि हज़रत अली का कॉल है कि इस्तगफार आपने करनी है तो अपने तन्हाई में करनी है, अपने गुनाहों को याद करके करनी है, दूसरों के गुनाहों को नहीं, दूसरों अपनों को करके करो। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ये तो आपके पेरेंट्स के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होगा, क्योंकि हम तो तकलीफ झेल ही रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हमसे ज़्यादा पेन में होता है। तो हाउ डिड योर पेरेंट्स टेक ऑल दिस? दे वर वेरी सपोर्टिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। और मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, जो मुझे रूम में शिफ्ट किया था, मेरे अब्बू के एक दोस्त थे, वो आए थे मेरे पास अकेले में, उन्होंने सबको कमरे से बाहर निकाला, उन्होंने एक बात मुझे की थी और वो बात मेरे जहन में ऐसी फिक्स हो गई कि जो आज तक मैं फॉलो करती हूँ। उनका बेटा, जो तुम्हारे साथ तकलीफ है ना, वो अपने तक रखना, अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताना। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको हमारा तो मच्छर का कांटा बर्दाश्त नहीं होता, या हल्का सा हमें कुछ हो जाता है, और मी बीइंग अ मदर, बच्चों को कुछ होता है, बच्चों को शायद इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ मुझे होने लगती है, और बच्चों की तकलीफ देख के पेरेंट्स जीते जी ख़त्म हो रहे होते हैं, और हमें लगता है ना कि दे विल ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग, मगर रियलिटी है कि हमारी वजह से वो टूटते हैं, हमारी तकलीफों में, हमारे। तो इसीलिए फिर वो एडवाइस थी, वो मुझे कोई ऐसी फिक्स की कि फिर उसके बाद तो मैंने कहा चले अब आप तो पार्टी ऑन है। तो मुझे बताओ कि अच्छा, फिर अब मैं बात ही करी थी, मैं इसलिए आपकी शादी का जिक्र करी थी कि हमारे यहाँ बहुत दफ़ा सिर्फ रंग कम होने पे शादी नहीं होती, हमारे यहाँ कास्ट डिफरेंस पे शादी नहीं होती, हमारे यहाँ ख़वातीन अक्सर ख़ुद ही इतनी एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती हैं कि उनको लगता है कि सिर्फ अगर आपका रंग काला है या आपका कद छोटा है, यू वर व्हील चेयर बाउंड व्हेन यू गॉट मैरिड, तो अक्सर तो लोग करना ही नहीं चाहते कि मैं किसी बोझ के बनूँ। तो व्हाट विल यू सजेस्ट ऑल दोज वुमेन कि जो उनको छोटी छोटी चीज़ों को अपने लिए वो बना रही हैं कि एहसास कमतरी में चली जाती हैं? हमेशा आपने कहा ना कि बोझ क्यों बनूं किसी पे, तो मैं ये थॉट नहीं थी, मेरी वजह से कोई जन्नत में क्यों जाए। मेरी ये सोच थी। हमारे यहाँ जैसे एक होता है ना कि नहीं मैं अपना बोझ किसी पे क्यों डालूं, हमें क्यों ऐसा लगता है कि हम अपना बोझ किसी पे डालेंगे? क्योंकि हम शायद सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, हम अपने ऊपर, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। बेसिकली हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और इस चीज़ पे मान होना चाहिए कि अगर खुदा ने आपके साथ कुछ भी है, जैसे मेरे साथ है, तो इसका कोई ना कोई रीज़न है, रास्ता वो भी वो ही बनाएगा। बिल्कुल। और अल्लाह ताला कहते हैं ना, मैं किसी पर भी उसकी बोझ बर्दाश्त ज़्यादा बोझ नहीं डालता। और जब उसने आपको भेजा है, तो हमने तो नहीं कहा था हमें दुनिया में भेजो, जब उसने भेजा है तो उसने रास्ता, सब चीज़ें बना के भेजी हैं, उसको पता है कि मेरे बंदे ने कहाँ से गुजरना है, क्या करना है, किस वक्त वापस आना है। तो जब आपको खुदा के ऊपर बहुत बिलीव होना शुरू हो जाता है ना, और दूसरा मेरी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो नवासी रसूल हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। मुझे ज़िंदगी में जितनी मैंने अपनी चैलेंजेस को ओवरकम किया है, मैंने उनकी हिस्ट्री, उनकी स्टोरीज पढ़ के, और जब उनसे पूछा गया कि खुदा ने, दरबारी यजीद में ये पूछा गया कि खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया, तो उनका मैंने खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा थी ना, वो अल्लाह की, मैं खूबसूरती के अलावा। तो जब आप उसकी रज़ा में सरेंडर कर देते हैं ना, जब आप अल्लाह की, फिर आपको अपना कलर नहीं आपको कुछ लगता, आपको आपकी कोई चैलेंज, आपको व्हील चेयर बाउंड होना आपको नहीं लगता, ट्रू, आपको फिर कोई चीज़ फर्क ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप उसके बंदे हैं, उसने आपको भेजे, उसने आपके लिए रास्ता बनाया है। तो खुदा की रज़ा में राज़ी होना सीखें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना सीखें। बिल्कुल, बिल्कुल। और जितना हो सके फाइनेंशियल में, हाँ एक ज़रूर कहूँगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट बात, जैसे हमारे यहाँ अक्सर जैसे अभी तो आप व्हील चेयर बाउंड है, हमारे यहाँ तो वैसे भी लड़कियों को पढ़ाने का भी रिवाज नहीं, क्योंकि हमने उनको बचपन से सिर्फ शादी के लिए ही तैयार करे होते हैं, और हम कोई भी चीज़ अनएक्सपेक्टेड पहले सोचते ही नहीं, हम कहते नहीं अल्लाह ना करे ऐसी बात नहीं करो ना। ये ज़रूरी नहीं कि आप ही के साथ हादसा हो, कभी कभी हस्बैंड्स के साथ भी हादसा होता है, एंड आपको ज़रूरत पड़ती है घर से निकलने की। तो एंड यू आर एन HR डिपार्टमेंट, और आप टैलेंट एक्विजिशन में हैं, और आप बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू करती होंगी, शॉर्टलिस्ट करती होंगी CVs, तो ये आपने कभी देखा है कि लड़के
बड़ी जॉब्स के लिए ज़्यादा परसू करते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, या लड़कियों की पढ़ाई, या फिर अक्सर लड़कियां अपने आप पे कॉन्फिडेंट, मतलब दे आर नॉट इवन कॉन्फिडेंट इन देमसेल्व्स, वो आके ही बोलती हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती। क्या आपने एज एन HR स्पेशलिस्ट ये फ़र्क देखा है? माविश नहीं, अब बहुत चेंज हो गया। अब तो लड़कियां भी हर चीज़ में कम्पीट करती हैं, उनकी प्रोफेशनल वाइज डिग्रीज भी बहुत अच्छी हो रही हैं। सो अब पहले होता था, लेकिन अब ये चैलेंज बहुत कम हो गया। अभी करंट, अभी ये मुझे लगता है चंद सालों में ये बहुत, क्योंकि पहले लड़कियां परसू ही वो डिग्रीज करती थी जिसमें नौकरी, और एक जहन में ये भी होता था ना, या तो मैं टीचिंग कर लूंगी या मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, ना मैं बैंक में जाऊंगी ना कहीं और। आखिर में कोई मैसेज आप देना चाहेंगी, कोई बात कहना चाहेंगी? बस मैं ये कहूँगी कि कभी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको जो भी आपके पास चैलेंज आए उसको खुदा की तरफ से समझा जाए, और खुदा की तरफ और खुदा के ऊपर भरोसा रख के अपने सारे काम करने हैं, और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी आपने। अगर आपने गिव अप कर दिया, आपको ज़िंदगी में हर किस्म के लोग मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव भी होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे, लेकिन नेगेटिव की बातों पे आपने नहीं सुनना, वहीं से सुन के वो उधर से वापस कर देना, दूसरे कान से नहीं निकालना, उधर से वापस कर देना। और जो पॉजिटिव है, अपने पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, कोशिश भी करनी चाहिए पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। तो ये मेरा 2 मैसेजेस। थैंक यू सो मच अज़मा फॉर ऑल योर टाइम, और आप हमारे पास आई और अपनी इतनी मुश्किलात से भरपूर कहानी को इतनी आसानी से हमारे साथ शेयर किया। एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली लाइक अबाउट यू, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन यू हैप्पी, स्माइलिंग, लाफिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। स्माइल तो बहुत दूर की बात है, आपकी हंसी बहुत, अल्लाह ताला मतलब अल्लाह करे कि आप इसी तरह से हंसती खेलती रहें और आगे अपने पेरेंट्स के लिए भी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ही रहें। थैंक यू सो मच। और आपके जो मियाँ हैं वो आपके जैसे जन्नत में आपने मना कर दिया तो इसलिए यू आर इंडिपेंडेंट। तो जनाब, आई होप कि आप सबको भी इस कहानी ने इंस्पायर किया होगा, मोटिवेट किया होगा, और जो हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ना अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मसला बना के ना सिर्फ दूसरों को के आगे पेश कर रहे होते हैं, अपने हम यकीन भी कर लेते हैं कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत दुख में हूँ। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी आए, किसी भी किस्म का हादसा हो जाए, हाउ यू नरेट योर स्टोरी टू अदर्स दैट डिफाइंस योर रियलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे साथ कुछ हुआ है और वैसे वो अगर स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स के हिसाब से वो बहुत अच्छा वाक़या नहीं है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और नेगेटिव चीज़ हो जाती है, और अगर मैं उसको रो के लोगों को सुनाऊंगी ना, तो लोग कहेंगे हाय बेचारी माविश के साथ ये हो गया। उसी कहानी को अगर मैं ये सुनाऊंगी कि व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम इट, हाउ दैट इंसिडेंट चेंज्ड मी एंड हाउ इट मेड मी अ बेटर पर्सन, अगर मैं उसी कहानी को एज ए स्टोरी ऑफ स्ट्रेंथ सुनाऊंगी, तो वही लोगों के लिए मोटिवेशन का बायस होगी। ना सिर्फ लोगों के लिए, मेरी जो सेल्फ टॉक है इट विल इम्प्रूव मी एज अ पर्सन। तो आपके साथ ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, अपनी सेल्फ टॉक का ज़रूर ध्यान रखा करें कि आप अपने आप को हादसे के बारे में या वाक़े के बारे में क्या बता रहे हैं, और आप दुनिया को किस तरह अपनी कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि दुनिया को तो आप जैसी कहानी सुनाएंगे वो उसी पे ईमान ले आएंगे और आपको उसी नज़र से देखेंगे। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं आपको दोबारा साइमा के पास ले जाऊँगी और हम देखेंगे कि चिकन जिंजर कहाँ तक पहुँची। वैसे तो स्टूडियो में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और फिर जानते हैं कि खाना कहाँ तक पहुँचा, और आप सब देख के एंजॉय करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मैं आपको लेके चलूँगी किचन में और देखेंगे कि चिकन जिंजर कहाँ तक पहुँची। जी साइमा, क्या हालात हैं? जी माविश, बिल्कुल हमारा जो है डिश रेडी है। सिर्फ मैंने थोड़ी देर के लिए रोक लिया था इसको कि मैं सामने गरम मसाला और कसूरी मेथी और डिश आउट हम आपके सामने करेंगे। कलर आप देख सकती हैं कैमरे में कितना अच्छा आ रहा है, ग्रेवी का कलर भी देख लीजिए। तो मैं निकालती हूँ इसको। अच्छा माविश, इसमें मैं अब जो हूँ ना थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ आपकी वजह से ताकि आपको ज़्यादा मिर्ची ना ज़्यादा तेज़ ना हो। सही है, सही है। बहुत हल्का सा गरम मसाला मैंने स्प्रिंकल कर दिया है इस पे। और मुझे ये बताएं कि जब मैं ब्रेक पे गई थी तो आपने इसमें वो डाला था प्योरे, टमेटो प्योरे, थोड़ा सा उसको फ्राई किया, बिल्कुल तेल ऊपर आ गया, तो फिर आपने उसमें एंड में बिल्कुल दही इस्तेमाल। जी बिल्कुल, राइट। टमाटर जब प्याज हमारा सामने ही उस वक्त बहुत अच्छा भुन चुका था, उसके बाद हमने अदरक लहसुन डाला। मैं थोड़ा सा रिकैप कर ही देती हूँ माविश, ठीक है। अदरक लहसुन को अच्छे से भूनना है, टाइम हमने यही लगाना है। जब अच्छे से अदरक लहसुन और प्याज की भुनाई हो जाए, ठीक है, तो फिर हमने अपना चिकन शामिल करना है। चिकन शामिल कर भी हमने उसको तेज़ आंच पे फ्राई करते रहना है। उसके बाद
हम लोग जो है अपना सारे गरम मसाले डालेंगे, लेकिन ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ गरम मसाला और कसूरी मेथी आखिर में जाएगा। बाकी सारी चीज़ें हम इसी में डाल के चिकन में फ्राई करेंगे। सही है। थोड़ी देर ही 1 मिनट तक आपने फ्राई करना है। आपको लगेगा मसाला फ्राई हो गया है। अभी हमने कोई पानी शामिल नहीं किया है, क्योंकि टमाटर का जो प्योरे हम डालेंगे वही अपना पानी छोड़ेगा। तो उसके बाद हम जो है टमाटर का पानी, टमाटर अपने डाल के प्योरे, मैं उसमें ज़रा इसको डिश आउट करने जा रही हूँ। अच्छा, टमेटो प्यूरी जैसी हम डालेंगे तो भी हमने इसको जो है वो तेज़ आंच पे कुक करना है। ठीक है। थोड़ा सा आपको लगे कि टमाटरों का पानी रिड्यूस होने लग गया है, तो इस स्टेज पे दही मैंने डाल दी थी। दही डाल के मिक्स किया है और फिर ढक के इसको हल्की आंच पर मैंने 7 मिनट जो है हार्डली कुक किया होगा। और इस 7 से 8 मिनट में ही इसकी तरी ऊपर आ गई थी, ऑयल नज़र आने लग गया था। क्योंकि ये ड्राई नहीं बनेगा, हल्का सा आपने इसको मसाले वाला छोड़ना है ताकि ये नान, रोटी जिसके भी साथ आप सर्व करें, पराठों के साथ, ये खाया जा सके। ठीक है। बाज़ार में, रेस्टोरेंट में ऑयल इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा होता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल को कम रखा है। अगेन आप लोगों की चॉइस है, अगर आप ऑयल ज़्यादा डालना चाह रहे हैं तो आप ऑयल ज़्यादा डालें, तो इसका वही सेम लुक आ जाएगा जो कि बाजार का होता है, बाजार में, होटलों में अवेलेबल होता है। अच्छा माविश, मैंने अभी इसको डिश आउट करते वक्त थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला डाला था, कसूरी मेथी 1 चम्मच छोटा जो है वो चाय का चम्मच डाल दिया है। और अब जो है इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। 1 छोटा चाय का चम्मच क्या डाला है? कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मसल के डाली थी। ठीक है। ये सब चीज़ें आपने बिल्कुल आखिर में डालनी है, वरना कसूरी मेथी जो होती है वो थोड़ी सी करवाहट पे चली जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं ना हम? बिल्कुल, खुशबू के लिए, जैसे हम धनिया या कोई और हर्ब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं इसको जो हूँ ज़रा सा डेकोरेट, अच्छा चूँकि जिंजर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारा शुरू में डाला था चिकन के साथ ही, तो ऊपर भी हम अच्छा खासा डालेंगे। इसमें जो है जिंजर का इस्तेमाल आपने अच्छा खासा हाथ खोल के करना है। बिल्कुल हाथ खोल के करें, तो ही इस डिश का फ्लेवर जो है वो एनहांस होगा। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने डाल दिया है, मक्खन डालने जा रहे हैं। मक्खन आपकी चॉइस है, आप मक्खन भी डाल सकते हैं और आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो क्रीम से ये वो नहीं हो जाएगा जैसे हांडी होती है? लेकिन इसकी मसाला जार डिफरेंट है माविश। मैंने सिर्फ एक ऑल्टरनेट दे दिया है अगेन, कि अगर आपके पास मक्खन नहीं अवेलेबल है जस्ट इन केस, तो फिर आप इसको क्रीम भी आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से। एंड वी आर डन नाउ। अब इसको नान के बिल्कुल, साथ, चावल के साथ डन है। और ये मुझे बता दें, कैमरे में सब कुछ नज़र आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, देख, जबरदस्त, वेरी नाइस। ठीक जी माविश, ओवर टू यू। आज हमारी रेसिपी आज की कंप्लीट है। चलें जी। अच्छा जनाब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपने यकीनन आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। एक तो बहुत ही अच्छी मज़ेदार चीज़ साइमन ने बनाई है, और ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद थी, ये उनकी कहानी सुन के मुझे यकीन है कि आपके जो छोटे मोटे मसले ना, आपको अपने मसले छोटे लगने लगे होंगे। हम बहुत छोटी छोटी बातों को या ज़रा से मसाइल को इतना बड़ा बनाकर लोगों को भी सुना रहे होते हैं, ख़ुद भी हम उनको बहुत बड़ा देख रहे होते हैं। उसकी वजह से हम बहुत हैंडीकैप्ड फील होते हैं। तो दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअली अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़े चैलेंजेस में डाला, और आज वो मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमें ज़रूर ऐसे बाहिम्मत लोगों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और अपने छोटे छोटे मसलों को इतना बड़ा बनाकर ना पेश करें कि आपकी अपनी ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। मैं कल फिर आपसे मुलाकात करूँगी। कल हम नए गेस्ट हैं हमारे साथ, नया दिन है, और बल्कि वीकेंड बहुत करीब आ रहा है। तो कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।